मैं दरक अंकल जी इस समय हैं? हाँ जी। ओके। मैं अंकल जी से प्रार्थना करूंगी कि आप हमारे बीच में मिशन आईएएस की जर्नी के बारे में आप हम सभी को बताएं। हेलो श्वेता। हेलो। हेलो, हाँ अंकल जी, आपकी वॉइस आ रही है। हाँ, तो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आपने क्या बोला? अंकल जी, आपको अपनी मिशन आईएएस की जर्नी के बारे में आप हम सबको शेयर करिए। ओके ओके। सभी को सस्नेह जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं समाज की लाडली बिटिया राधिका का राधिका का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वैसे आज का प्रोग्राम तीनों समाज की बेटियों का ही प्रोग्राम, क्योंकि राधिका चीफ गेस्ट है, उसके बाद हमारी श्वेता एंकरिंग कर रही है सूरत से, और इस पूरे प्रोग्राम का टेक्निकल सपोर्ट नोएडा से दे रही है हमारे समाज की बिटिया प्रज्ञा माहेश्वरी। तो इस तरह से समाज की ये बता रहा है कि समाज की हमारी बेटियां कितनी सशक्त, कितनी गुणवान है। मित्रों, मिशन माहेश्वरी आईएएस 100 के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों से समाज के युवाओं में सिविल सर्विसेज की रुचि बढ़े, इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। हमने अब तक राष्ट्र के अलग अलग प्रांतों में 21 सेमिनार लिए हैं, और लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमने 4 वेबिनार लिए। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुख्यतः इन स्टेट्स के अंदर ये सेमिनार दिए गए। अनेक अवधारणाओं के कारण हमारे इतने गुणवान युवाओं के होते हुए भी सिविल सर्विसेज की ओर हमारा विशेष ध्यान नहीं गया था। इसीलिए समाज के युवाओं में सिविल सर्विसेज की अलख जगाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इसमें समाज के अलग अलग संगठनों का, अलग अलग समाज सेवियों का, हमाशाहों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त है। इस अलग जगाने के कार्यक्रम के साथ साथ हमारे समाज के जरूरतमंद युवाओं को आर्थिक सहयोग करने के लिए अनेक संस्थाएं आगे आई। साथ ही साथ हमारे जो युवा मुंबई, पुणे, बेंगलोर या इंदौर में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए समाज की ओर से हॉस्टल, मेस आदि की सुविधा भी की गई है। हमारे समाज के सभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारीगण समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए हर्ष के साथ उपस्थित होते हैं। आपको ये भी बता दूं कि हर बार जब मेन एग्जामिनेशन होती है और इंटरव्यूज की यानी सीएससी की तैयारी जब चलती है, तो JCKM हॉस्टल दिल्ली के अंदर हमारे युवाओं से मॉक इंटरव्यू के लिए तैयारी कराने की काम पर हमारे अनेक आईएएस, आईपीएस अधिकारीगण जुड़ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से इसका नेतृत्व करते हैं आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत जी बाली साहब आईएएस। उन्हीं के साथ उनसे हमारी राधिका भी जुड़ी हुई है। तो इस तरह से समाज की ओर से सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। अब जरूरत है आपने इस और अपना ध्यान देने की, सिविल सर्विसेज में आने की, और इसीलिए मिशन माहेश्वरी आईएएस 100 समाज के युवाओं को सिविल सर्विसेज में आने का आग्रह पूर्वक निमंत्रण देता है। अब से हर माह के तीसरे रविवार को, 3rd संडे को सवेरे ठीक 10 बजे हम एक आईएएस, आईपीएस ऑफिसर से उनके अनुभव कथन और यूपीएससी का महत्व बताने वाले उनके मार्गदर्शन के साथ उपस्थित होने वाले हैं।
आज इस कार्यक्रम में अनेक मान्यवर पधारे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सूरत से जिन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम सूरत के अंदर दिया था, वो आदरणीय कृष्ण कुमार जी भट्टर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी अभी फरीदाबाद के अंदर हमने जो प्रोग्राम दिया था, उसके संयोजक आदरणीय चार्टर्ड अकाउंटेंट महेश जी गट्टाणी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, सभी मान्यवरों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। जो ये आप मिशन आईएएस का हम कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारे समाज में एक नई क्रांति लाएगा और डेफिनेटली ये लाइफ में बहुत काम आएगा। इसी के साथ में अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारी यंग और डायनेमिक और बिल्कुल स्वीट सी राधिका जी के बारे में मैं संक्षिप्त परिचय देना चाह रही हूँ। शी डिड स्कूलिंग फ्रॉम डॉन बॉस्को स्कूल, अलीराजपुर, कॉलेज फ्रॉम SITS Indore in mechanical branch and graduated in 2017. Then she worked in Honda Cars India Limited Research and Development Division for 1 year and then she resigned. 2019 got Indian Railway Personal Services and then in 2021 got into Indian Administrative Services. Since then she have been under training in Khammam district, Telangana. राधिका जी के एक छोटे से विलेज से आपने अपनी एजुकेशन का सफर शुरू किया और आप यहाँ तक पहुंचे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे अपने आपने इस सफर को तय किया और आप हमें यह भी बताएं कि क्यों सिविल सर्विसेज हमारे बच्चे ऑप्ट करें। सिविल सर्विसेज में स्थान पाने वालों को क्या जॉब प्रोफाइल मिलता है, क्या फील्ड वर्क मिलता है, क्या पावर मिलता है, इस बारे में आप हमें विस्तृत जानकारी दें। राधिका जी। प्रज्ञा, राधिका जी की आई थिंक वो भी मुझे दिख नहीं रहे हैं। हाय, आई एम देयर। मैं बाहर हो गई थी मीटिंग से। हाँ राइट, वी कैन हियर यू। या नाउ इट्स ऑडिबल। आई थिंक श्वेता जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया था बट लास्ट की 2 लाइन मिस हो गई थी। ओके राधिका जी, हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे क्यों सिविल सर्विसेज हमारे बच्चे ऑप्ट करें। सिविल सर्विसेज में स्थान पाने वालों को क्या जॉब प्रोफाइल मिलता है, क्या फील्ड वर्क मिलता है, क्या पावर मिलता है, इस बारे में भी आप हमें विस्तृत जानकारी दें और आप अपनी एजुकेशन जर्नी के बारे में भी आप हम सभी को बताएं। जी, सबसे पहले तो दरक अंकल को, श्वेता जी को, प्रज्ञा जी को और यहाँ जितने भी आदरणीय जन प्रेजेंट है, जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधिका गुप्ता है। मैं अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। मेरा परिचय तो श्वेता जी ने ऑलरेडी दे दिया है। मेरी एजुकेशन जर्नी सिंपल है। आप सारे लोग आई थिंक रिलेट कर पाएंगे। अलीराजपुर एक जिला है मध्य प्रदेश के कुछ 53 जिलों में से एक। मैं वहीं से आती हूँ, गुजरात बॉर्डर करता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे ही हुई है, 10th तक वहीं पे एजुकेशन हुई है। उसके बाद 12th के लिए मुझे कोटा भेजा गया था। मैंने अपनी IIT JEE की तैयारी करी। उसके बाद एक कॉलेज मिला, GSITS इंदौर, वहाँ से इंजीनियरिंग किया और इंजीनियरिंग करने के बाद 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर 1 साल प्राइवेट कंपनी में नौकरी की। फिर वहाँ थोड़ा बोर हो गई, तो फिर मेरे बड़े भाई ने मुझसे बोला कि थोड़ा एग्जाम लिख दो गवर्नमेंट का, चेंज हो जाएगा। तो मैं बहुत इंक्लाइन नहीं थी UPSC देने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस लगता था। और मेरे भाई ने थोड़ा सपोर्ट किया, उसने थोड़ा मेंटली मोटिवेट किया और फिर मैंने एग्जाम लिखा। तो थिंग्स हैड बीन फॉर्चुनेट इन माय एंड कि आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट अ जॉब। तो मेरी एजुकेशन जर्नी इतनी ही रही है। बट हाँ, एक चीज़ है कि क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी वहाँ पे थी स्विच करने में इंग्लिश मीडियम में। बट वो भी हो गया ट्रांजिशन धीरे धीरे। आई थिंक अगर इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सिंपल लॉजिक ये है। अगर हम आते हैं इस बात पे कि सिविल सेवा में ऐसा क्या है कि वो मतलब क्या ऑफर करता है एज एन IAS ऑफिसर और इन जनरल एज अ सिविल सर्वेंट, क्योंकि सिविल सर्विसेज UPSC के अंदर कुछ 22-23 सर्विसेज हैं। IAS इज जस्ट वन ऑफ देम। तो पहली चीज तो मैं ये आप लोगों को इसके माध्यम से ये भी बताना चाहती थी कि हम जब इस चीज की तैयारी शुरू करते हैं एग्जाम की, तो हमें लगता है कि UPSC इज IAS, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द करेक्ट लॉजिक।
यूपीएससी के अंदर 22 सर्विसेज होती है जो कि मिलती है रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, और आपकी और जितनी वैकेंसीज है उस सर्विसेज में उसके हिसाब से। तो आपकी जैसे हर साल कुछ 900 से 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, और वो अलग अलग सर्विसेज को एलोकेट होते हैं। उसी तरीके से मुझे पहले इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस मिली थी मेरी रैंक के आधार पर, दूसरी बार मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिली थी। अब अगर हम ये बात करें कि आईएएस क्या ऑफर करता है एज अ सर्विस, तो कैनवस बहुत बड़ा है। मतलब एक तो ये जो रीजन है कि लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, उसका रीजन ही यही है कि आप, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और आप अपने ऑफिस तक जाएंगे, या आप पार्क तक जाएंगे, या आप एक कहीं भी आप अपने 5-6 किलोमीटर के रेडियस में जाएंगे, तो जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो वर्चुअली एक आईएएस की डोमेन में आता है, एक म्युनिसिपैलिटी की डोमेन में आता है। तो आपके आसपास का स्कूल, आपके आसपास का हॉस्पिटल, आपके घर से निकला हुआ रोड, आपके घर का प्रॉपर्टी टैक्स, आपके घर का, आपकी दुकान का ट्रेड लाइसेंस, आप जितनी भी इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, पीएचसीज, कोई पब्लिक पार्क है, कोई पब्लिक बिल्डिंग है, कोई कम्युनिटी हॉल है, तो ये सारी चीजें, सारा डोमेन एक आईएएस के अंदर आता है किसी न किसी तरीके से। तो ये हमारा वर्क का कैनवस होता है। जैसे एक स्टेट लेवल पे कुछ 40 से 50 मिनिस्ट्री होती है चीफ मिनिस्टर के अंदर और चीफ सेक्रेटरी के अंदर, वैसे ही एक जिले में 40 से 50 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि एक आईएएस कलेक्टर लीड करता है। तो जो भी आप सोच सकते हैं, एग्रीकल्चर, आपका एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अंडर द सन, दैट इज किसी न किसी तरीके से वो एक आईएएस के परव्यू में आता है, कंट्रोल में आता है। तो जब इतना बड़ा कैनवस होता है काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मजा बहुत आता है। तो जो मैं प्राइवेट सेक्टर में फील करती थी वो ये था कि काम बहुत मोनोटोनस है। मैं एक ही कैटालिटिक कन्वर्टर पे, एक ही मशीन पे पूरा 1 साल काम कर रही थी, तो कोई चेंज नहीं था। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिन में ही 4 बार चेंज है। सुबह एक एजुकेशन की विजिट है, दिन में एक हॉस्पिटल की विजिट है, शाम तक आते आते किसी बेनिफिशियरी के घर पे विजिट है, और रात तक आते आते शायद किसी गवर्नेंस से रिलेटेड मीटिंग है। तो जो वाइड स्पेक्ट्रम है वो आपको ये सिखाता है कि देयर इज सो मच दैट यू कैन डू एज एन आईएएस ऑफिसर। आपकी बस विल होनी चाहिए कि आप कितना करना चाहते हैं। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी कि ये तो ठीक है, ये तो किताबी ज्ञान हो गया जो हम सब समझते हैं, हम सब ने देखा भी है। पर जो, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल मैं देना भी चाहती थी, कल मैंने श्वेता जी को भी बताया था। तो जब मैं खम्मम में आई लास्ट 1 साल पहले, तो यहाँ पे एक चैनल था। जैसे आप लोगों में से कई लोग जो छोटी जगह से आते हैं उन्होंने देखा होगा कि बहुत बड़े-बड़े नाले होते हैं जो शहर के बीच में से जा रहे होते हैं और बड़ी बुरी हालत में होते हैं। और हम लोग हमेशा कोसते हैं कि म्युनिसिपैलिटी आके कुछ करता क्यों नहीं है, यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा है ना? तो जब हम लोग खम्मम में आए थे, मेरे यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर है मिस्टर आदर्श सुरभि, ही इज़ माय सीनियर। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था जो मैं आप लोग को बताऊँगी ब्रीफ में 2 मिनट। ये आपको फ़ील देगा कि कितना सैटिस्फैक्टरी वर्क है और कितना कुछ आप कर सकते हैं। तो उस चैनल को, एक गोलापाड़ू चैनल करके एक नाम से यहाँ पे चैनल था, वो पानी के लिए बनाया गया था और धीरे-धीरे वो एक नाले में तब्दील हो गया। तो पूरे शहर के बीचों-बीच से कुछ 10 किलोमीटर का एक नाला था जो जाता था। बारिश में उसमें फ्लडिंग होती थी। अदरवाइज़ उसमें लोग अपने घरों का जो भी जितना भी एक्सक्रीटा है, जितना भी गंदगी है उसके अंदर जा चला जाता था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। उस नाले को उन्होंने पूरा अंडरग्राउंड ड्रेन बनाया, सीवेज बनाया 10 किलोमीटर का। उसके ऊपर ऐसे 10 पब्लिक पार्क्स बनाए हैं। आज उस शहर में नाला नहीं है, सिर्फ पब्लिक पार्क्स है जो आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास कुछ फोटोज़ भी है, मैं सप्लीमेंट भी करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी भी कुछ देर बाद। ये आपको फ़ील देगा कि 1 साल के अंदर आप जब 10 पब्लिक पार्क्स बनाते हैं और एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो आपको जो सैटिस्फैक्शन आता है कि आप बाहर जाएँगे शहर से। आज लाखों लोग, 4.5 लाख पॉपुलेशन है खम्मम की। वो 4.5 लाख पॉपुलेशन बेनिफिट कर रही है उस पार्क से, उस मार्केट से, उस गंदगी से वो आज रिहा है। तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ जस्ट एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको बताया जो उन्होंने एग्ज़ीक्यूट करा पिछले 1 साल में। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी पूरी 1 से 1.5 साल की जर्नी में हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ीक्यूट करते हैं। So that is the satisfaction we sleep with. So if you are seeking that satisfaction, I would recommend you can try this. You can try attempting for UPSC. But again, there are so many riders which we will discuss in the process. But this was just one example to show you कि बहुत बड़े स्केल पे काम होता है। मतलब जब मैं होंडा में थी तो मैं एक पैरामीटर पे काम कर रही थी, एक मशीन के एक पैरामीटर पे काम कर रही थी। यहाँ पे जब मैं असिस्ट कर रही थी अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को, तो मैं एक 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में उनके साथ सीखने का मुझे मौका मिल रहा था। तो काम उनका था, बट मैं क्योंकि उनके साथ अटैच थी बहुत लंबे समय तक, तो मैं सीख पा रही थी कि वो कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। शायद 2 साल बाद, 3 साल बाद मुझे वो मौका मिलेगा करने का।
तो दिस इज द स्केल आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके राधिका जी, आप स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं अभी? मैंने जो फोटो शेयर की थी, वो आई मैं एम नॉट शेयर, रियली, हाँ, इफ somebody can share ये the photo। यस यस प्रज्ञा, आप वो शेयर करिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस वाज द इनिशियल व्यू। इस तरीके से ऐसे कुछ 3-4 फोटोज है। प्रज्ञा जी, यू कैन मूव 1 2 3 4। इस तरीके का नाला पूरे शहर के बीचों बीच में से कुछ 11 किलोमीटर के लिए था। और इन 4 नालों को तब्दील करने के बाद इसमें से हमने कुछ ड्रेन बनाया। होल्ड कीजिए यहाँ पे। इनमें से हमने ड्रेन बनाया ताकि ये सारा जो सीवेज है घर के आसपास, जो ये पूरे लेफ्ट साइड घर है, यहाँ पे काफी इंक्रोचमेंट्स भी थे। इन 900 इंक्रोचमेंट्स को निकाला, सीवेज लाइन बनाई और ये इंश्योर किया कि कोई भी अपनी गंदगी घर के बाहर इस तरीके से ना डंप करे। तो इसमें से प्रॉपर नाले बना के इसके बाद इस पे सॉइल फिलिंग करी गई, मिट्टी भरी गई और मिट्टी भरने के बाद हमने जो बनाया, जो आउटकम था, वो आउटकम मैं आपको दिखाऊंगी। आगे एक फोटो आगे जाइए। अब पब्लिक पार्क्स बनाए हुए हैं। पब्लिक पार्क्स में स्केटिंग रिंग है। और आगे जाइए। उन पब्लिक पार्क्स में इस टाइप के, इसको थोड़ा सा जूम करिए, यू कैन सी कि इस तरीके के हमने बहुत अच्छे ग्रीन स्पेसेस बनाए हैं। वहाँ पे आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, चिल्ड्रन प्ले एरिया है। देर इज अ, हमने उसके अंदर एक पूरा का पूरा वन जंगल जैसा बनाया हुआ है गार्डनिंग करके। ये सारी चीजें हैं। एक वीडियो मैंने शेयर की, इफ यू कैन प्ले दैट वीडियो। यस, ये वीडियो आपको बताएगा कि ये प्रोजेक्ट क्या था। कैन वी हैव द वॉइस प्लीज? वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा। आई थिंक आप एक बार क्लोज करके ओपन करेंगे तो फिर से आ जाएगा। वॉइस मुझे सुनाई दे रहा है। आप, इज इट नॉट ऑडिबल? नो, नहीं, not audible on the screen. लेट मी जस्ट डू इट अगेन। एक्चुअली आप फिर से शेयर जब स्क्रीन करेंगे तो आपसे पूछता है शेयर द ऑडियो। 1 second then. Let me re-share the screen. Yes, it should be audible now.
Yeah, so thank you for sharing the screen. तो इस वीडियो को देख के आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोजेक्ट करीब पिछले 4 साल में एग्जीक्यूट हुआ है। लास्ट के जो फिनिशिंग वर्क्स थे वो पिछले 1.5 साल में म्युनिसिपल कमिश्नर सर ने किए थे। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लॉट बिकॉज मैं उनके साथ ट्रेन कर रही थी। तो इस प्रोजेक्ट ने आपको थोड़ी बहुत फील दी होगी कि हम कितना कुछ अपने आसपास के सराउंडिंग में बदल सकते हैं। जो लोग इंदौर से हैं उन लोगों ने इंदौर को बदलते हुए देखा होगा पिछले 5 सालों में। जो लोग मेगा सिटीज से हैं उन्होंने अपने शहरों को बदलते हुए देखा होगा। ये जो सारा मेजर बदलाव होता है ये किसी न किसी तरीके से सिविल सर्विसेज ऑफर करती है। तो ओवरऑल ये है, बट अब इसके बाद जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना हम जा सकते हैं। जितना आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे उसके ऊपर देन आई विल गिव यू मोर आंसर्स, बट दिस इज टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन की व्हाट इज द डोमेन दैट वी वर्क एट और व्हाट इज द स्केल दैट वी वर्क एट। थैंक यू सो मच राधिका जी, बहुत अच्छे से इस एक वीडियो से और आपने जितना भी कहा बहुत अच्छे से समझ में आया कि कहते हैं ना करने की शिद्दत, और हमें सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रियली थैंक यू। एक दूसरा सवाल है राधिका जी कि बच्चों को किस एज या टाइम से यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए? तो यहाँ पे 2-3 मिथ भी है जो मुझे बस्ट करने हैं। तो मतलब आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू थिंक ओवर इट ट्वाइस, क्योंकि यूपीएससी एज एन एग्जाम बहुत टैक्सिंग है, बहुत एग्जॉस्टिव है। तो कई बार क्या होता है कि आजकल ऐसा जमाना होता जा रहा है कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे को 12th क्लास के बाद तैयारी शुरू कर देनी चाहिए या स्कूल में 10th के बाद कर देनी चाहिए। दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी। उस तरीके से हमें नहीं जाना है। यूपीएससी की तैयारी का एक जो ऑप्टिमम एज होता है वो होता है आपके ग्रेजुएशन के एंड ईयर से या फिर आपके राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक स्टेबल ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। वो सिर्फ यूपीएससी नहीं है, वो कोई भी और एग्जामिनेशन आप ले अपने जीवन में, आपका ग्रेजुएशन सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास हमेशा एक प्लान बी रहेगा, हमेशा एक बैकअप रहेगा। तो आप और कॉन्फिडेंट होंगे किसी भी एग्जाम को लिखने के लिए। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर में यूपीएससी में जंप करने की कोशिश करते हैं, 12th में यूपीएससी में जंप करने की कोशिश करते हैं, बट उस तरीके से नहीं होता। यूपीएससी बहुत मैच्योरिटी डिमांड करता है। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा इस फील्ड में, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, द राइट एज, द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर यूपीएससी इज ईदर इन योर फाइनल ईयर। आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके फाइनल ईयर में, जब आपको क्लैरिटी हो कि आप यूपीएससी देना चाहते हैं या आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। एक तो वो राइट एज है, 3rd ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन और 4th ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। और अगर वो नहीं तो उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप एक जॉब सिक्योर करिए, सो दैट आपको अंदर से पता है कि मैं कल को वापस इस जॉब में जा सकता हूँ। इस एग्जाम में हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं सेटल्ड हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। वो इंश्योर करने के बाद, वो निश्चित करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी चालू करिए, क्योंकि यूपीएससी आप 22 की एज के पहले आप वैसे भी नहीं दे सकते हैं। आप पहला अटेम्प्ट अपनी 21-22 की उम्र में ही दे पाएंगे, तो इतनी जल्दी क्यों है? और 1 से 1.5 साल की अच्छे से शिद्दत से तैयारी करके भी आप देंगे तो आप आराम से उस एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है। तो कई सारे टॉपर्स ये गलती करते हैं कि वो एक बार सिलेक्ट जब हो जाते हैं तो वो जाके ये बोलते हैं कि 3-4 साल की तैयारी ज़रूरी है, या फिर 12th के बाद तैयारी ज़रूरी है, बट वैसे सच नहीं है। वो बस ग्लोरिफिकेशन का एक तरीका है, तो उसमें आप मत पड़िए। पहले अपना जॉब सिक्योर करिए, अपने आप को सिक्योर करिए और उसके बाद कोई भी बड़ी जंग लड़िए। पहली जंग सबसे बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग, दैट शुड बी द आइडिया। तो फाइनल ईयर में तैयारी चालू करिए जब आपकी एज 21 है। 1 साल 1.5 साल तैयारी करिए, 22 से 23 की उम्र में आप एग्जाम लिखिए और देन यू विल हैव सफिशिएंट टाइम आपके डिस्पोजल पे इस एग्जाम को लिखने के लिए। और आप मेंटली बहुत पीस में होंगे, आप बहुत शांत होंगे अगर आपको पता है कि आपने एक अच्छा ग्रेजुएशन किया है, आपके पास एक अच्छा बैकअप है, तो आप किसी भी चीज की तैयारी बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, मींस आप कहना चाहते हो कि यूपीएससी में अपीयर होने के लिए तैयारी के साथ क्या हमें अपनी एक प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि बाय चांस एग्जाम ना क्लियर हो तो भी हमारा कैरियर सेट रहे? जी बिल्कुल, मेरा यही मानना है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो बहुत स्मॉल है। कुछ 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं हर साल, कुछ 6 लाख लोग अपीयर होते हैं। उस 6 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ कुछ 800 से 900 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो उस 800 से 900 बच्चे जब सिलेक्ट हो रहे हैं, कुछ 6 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रेशो बहुत स्मॉल है। तो जब रेशो इतना स्मॉल है तो यू नीड टू हैव अ बैकअप। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप कल को बहुत परेशान होंगे, और जब आप पूरी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप बहुत परेशान होंगे। तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मैंने अपने लिए एक जॉब सिक्योर की हुई थी, उसके बाद मैंने एग्जाम लिखने के बारे में सोचा रहा। तो मेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यही किया है। आप सीए बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप लॉयर बन जाइए,
आप एक अच्छी जगह से बीकॉम बीएससी करके अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लीजिए। तो जब आप अपने पैर पे खड़े हैं ना, तो आप कोई भी दूसरी लड़ाई आसानी से लड़ जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके पास खुद का मेंटल सपोर्ट होगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट होगा, आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट होगा। दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वो सबसे बड़ी बदलाव वही करता है आपकी मानसिक स्थिति में, अगर आपको सबका सपोर्ट है अपने आसपास वालों का, क्योंकि आप एक स्टेबल जॉब में हैं। तो अपना बैकअप लीजिए और उसके बाद तैयारी कीजिए। ओके राधिका जी, क्वेश्चन आया है कि हाउ टू एजुकेट एंड कन्विंस द पेरेंट्स एज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीजन फॉर कैरियर सिलेक्शन इन चाइल्ड्स लाइफ। तो हमारा जो भारत का समाज है, जो संस्कृति है, वो यही है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमसे उम्र में 30 साल बड़े हैं, 40 साल बड़े हैं, वो हमारा अच्छा बुरा समझते हैं। तो पेरेंट्स को जहाँ तक कन्विंस करने की बात है, तो वो ये है कि पेरेंट्स, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स कन्विंस क्यों नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो उनका एक फियर होता है कि ये एग्जाम में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और 6 अटेम्प्ट देना मतलब आपके जो 20 से 30 की उम्र है वो पूरी इन अटेम्प्ट्स को देने में चली जाती है यूजुअली। तो इसलिए पेरेंट्स डरते हैं कि हम यूपीएससी कराएं नहीं कराएं। दूसरी चीज उन्हें ये लगता है कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, तो हमारा बच्चा अगर इसके अंदर जाएगा, उसका हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वो बड़ा हताश होकर बाहर निकलता है। तो एक ये रीजन होता है कि पेरेंट्स उतना जनरली अग्री नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि एक तो बच्चों को भी एजुकेट करने की जरूरत है अपने पेरेंट्स को कि ये फील्ड में ये ऑफर होता है, ये सब मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, एक सेंसिटिविटी बच्चों से और पेरेंट्स दोनों से चाहिए कि आप सीरियस अटेम्प्ट्स दें। 2 अटेम्प्ट आप बहुत सीरियस से दें, आप बहुत शिद्दत से दे के आप आइए। 2 से 3 साल आप बिल्कुल दम लगा के तैयारी करिए, अपने 2 अटेम्प्ट दीजिए, और कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होता है उसके अंदर, तो फिर आप ग्रेसफुली किसी और नौकरी के लिए भी एग्जाम दीजिए। फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन आप दीजिए, एक जॉब सिक्योर करिए, और उसके साथ फिर आप अपने एग्जाम दीजिए। तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए परेशान नहीं होंगे कि 25 की उम्र में नौकरी है या नहीं है, या मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी 50 लोगों को जवाब देना होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी हमारे लिए परेशान होते हैं। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने की जहाँ तक बात है, तो वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। आपका बच्चा एक आईएएस से स्टार्ट करता है और एक कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकता है, तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ी है। तो पहली चीज तो अपने बच्चों को बड़ा सपना देखने दीजिए, उनको बड़े सपने देखने से रोके मत। खुद भी बड़ा सपना देखिए और उनको भी देखने दीजिए। अगर मैं एक बहुत छोटी जगह से निकल के यहाँ तक आ सकती हूँ, तो आई एम श्योर कि यहाँ जितने लोग हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। आप किसी भी जगह से, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दैट इज नो बैरियर। मैं जिस जगह से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि उनके क्या स्ट्रगल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी आ सकता है, किसी के लिए भी आसान है। तो पेरेंट्स को ये भरोसा अपने बच्चों पे देना पड़ेगा, और बच्चों को इन रिटर्न वो मेहनत करके पेरेंट्स को देनी पड़ेगी कि हाँ मैं सिंसियर हूँ, मैं आपके लिए वो चीज़ कर रहा हूँ। तो जब ये दोनों की तरफ से इक्वल बॉन्डिंग बनती है, तो पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं ठीक है, बच्चे को करने दीजिए उसका जो मन है। तो वो चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैम, अभी आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, तो मैं आपको एक बात कहूँ कि कई बार जब हम बच्चों को यूपीएससी के लिए मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों का रिप्लाई आता है, मैम यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं है, बट वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा रोल तो रिजर्वेशन का है। आधे से ज्यादा सीटें तो रिजर्वेशन कोटा में चली जाती है। आज वैसा देखा जाए तो महेश्वरी समाज की जनसंख्या भारत में 12 से 14 लाख है, और उसके बाद भी हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि अन्य समाजों को मिल रहा है। हमारे समाज के कई अग्रणी हैं जो इस वेबिनार को अभी सुन रहे हैं। प्लीज इसके बारे में आप हमें बताएं कि हमारे समाज को ऐसा क्या प्रोसेस करना चाहिए कि हम इस बारे में या इस कोटा से रिलेटेड हम इसमें कुछ कर सके। तो अपना कोई सुझाव। देखिए, 2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी। एक तो जैसा जो हमारा ये सब जो रिजर्वेशन होता है, जो कोटा होता है, ये सब संविधान से गाइडेड होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी स्टेटस जो है रिलीजन को देता है। जैसे आप जैन धर्म की बात करेंगे, तो जैन एक रिलीजन है, महेश्वरी एक रिलीजन नहीं। महेश्वरी एक सिर्फ सबकास्ट है जो कि हिंदू रिलीजन के अंडर आती है। तो जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटीज को देते हैं। हमारे संविधान के अंदर भी यही प्रावधान है कि जो भी सोशली और इकोनॉमिकली बहुत सालों से पीछे रहे हैं, उन कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। 70 साल पहले भी यही लॉजिक था, आज भी यही लॉजिक है। तो हम लोग एक सवर्ण समाज से आते हैं, तो
ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रिजर्वेशन हमारे लिए नहीं है। रिजर्वेशन उन कम्युनिटीज के लिए है जो हिस्टोरिकली, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो लेकिन अभी कुछ समय पहले फिर से प्रावधान आया था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और एक लॉ भी आया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुद्दा उठाया था कि हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो है, भले हम सवर्ण समाज से, भले ही हम सोशली बैकवर्ड नहीं है, लेकिन हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज किया गया था कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी कम्युनिटी से आते हो, उनके लिए रिजर्वेशन डाला गया था। तो हमारे लिए भी वही है, जहाँ पे भी जिस भी फैमिली, जो भी फैमिली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो लोग रिजर्वेशन के तहत उसका बेनिफिट ले सकते हैं। रही बात माइनॉरिटी स्टेटस की, तो माइनॉरिटी स्टेटस अगेन वो जैसा मैंने बताया कि वो एक रिलीजन के लिए होता है। संविधान भी यही कहता है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है वो रिलीजन के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस करता है। हम लोग एक सबकास्ट है, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम लोग एलिजिबल भी नहीं है उस चीज के लिए। मैम फिर भी हमें रिजर्वेशंस के बारे में थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी में नहीं, और भी जैसे नेट वगैरह के एग्जाम्स हैं उसमें हमें बच्चों को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो आई थिंक इस बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा बच्चों की डिमांड्स है। ओके मैम, एक क्वेश्चन कंटिन्यू है जो हमारी चैट बॉक्स में आ रहा है, वो ये है कि एक तो आपकी स्टडी प्रिपरेशंस के बारे में और एक न्यूज़पेपर के बारे में, कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और आपने न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे स्टडी की? तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत प्राइमरी चीज़ है, आपका दिन का शुरुआत न्यूज़पेपर से होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ कलेक्टर, आप जब भी जिस भी चेयर पे बैठेंगे, आपको अगर नहीं पता है कि आपके ज़िले में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप कभी भी अच्छे से लीड नहीं कर पाएंगे। तो एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनाने के लिए एक बेहतर रीडर बनना ज़रूरी है। तो मैं जैसे अपने कलेक्टर को देखती हूँ, तो वो आज भी रोज़ 5 न्यूज़पेपर सुबह उठ के पढ़ते हैं। चाहे वो तेलुगु न्यूज़पेपर हो, 2-3 तेलुगु अखबार है, इंग्लिश का अखबार है, तमिल होती है। एक आदमी वर्चुअली सब कुछ नहीं जान सकता है। न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा तरीका होता है जानने का कि चल क्या रहा है, आपके जिले में क्या चल रहा है, आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपके इंडिया में क्या चल रहा है। तो एज़ अ सिविल सर्वेंट आपकी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा रोल है। यू शुड रीड इट डेली विदाउट फेल। यू विल नॉट मेक अ बेटर सिविल सर्वेंट इफ यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। और ये बहुत क्लियर तरीके से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। वैसा नहीं है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसको ग्रो कराने के लिए न्यूज़पेपर एकदम प्राइमरी फॉर्डर है, दाल चावल है। यू नीड इट डेली। तो कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, तो उसका सिंपल सा तरीका है, हम लोग जो यूपीएससी में करते हैं वो ये है कि हम द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो, अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो हिंदी मीडियम का आपका जो भी अच्छा अखबार है, दैनिक भास्कर है या फिर राजस्थान पत्रिका या फिर पत्रिका, जो भी नेशनल लेवल के अखबार हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और उसमें एडिटोरियल सेक्शन आपको फोकस करना होता है, क्योंकि आपको इन डेप्थ समझ में आता है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, किसी भी इशू के पीछे रीजन क्या है, वो क्यों हो रहा है। तो वो एडिटोरियल पेज में आपको नजर आता है। फिर एक फ्रंट पेज होता है, एक इकोनॉमिक्स का पेज होता है, एक नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज का पेज होता है। तो कुछ ये सारी न्यूज़ है जो आपको पढ़नी होती है। इनिशियली समझने के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। कई सारे चैनल्स हैं जो एनालाइज करते हैं न्यूज़पेपर को हर दिन। कुछ अच्छे चैनल्स हैं जैसे कि कट द क्लटर है, जैसे कि सीएनबीसी न्यूज़ है। तो इस टाइप के कुछ अच्छे न्यूज़पेपर, जो मसालेदार हिंदी न्यूज़ चैनल है उसकी मैं बात नहीं करूँगी। वो बहुत अच्छा एनालिसिस तो नहीं देते हैं, बट अच्छे न्यूज़ चैनल्स को आप देख सकते हैं। वो आपको एक अच्छा एनालिसिस देंगे, न्यूट्रल एनालिसिस देंगे कि न्यूज़ क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, रैशनल क्या है। जब आप वो रैशनल समझेंगे तो आपको न्यूज़ समझ में आएगी। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स में देख रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ बुक्स से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज के बारे में जो पूरी डिटेल है, चलो अभी तो हम सेमिनार के द्वारा उन्हें बता पा रहे हैं, या लास्ट कितने सालों से ऐसा हो रहा है कि नेशनल लेवल पर दरक जी और उनकी टीम के प्रोत्साहन से ये सेमिनार्स किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि मैम अभी अटेंड किया बच्चों ने, बाद में कैसे, जैसे फॉलोअप, जैसे अभी बच्चे ने सोचना शुरू किया, तो ऐसा क्या हमारे पास रेडली मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे हम बच्चा उसे गाइड कर सकता है कि हाँ अभी मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, मुझे कैसे स्टडी करनी है। एज एग्जाम्पल मैं कहूँ, जैसे अभी हमें किसी सिटी में जाना है, तो अगर हमारे पास कोई गूगल मैप नहीं है और सिर्फ हम इस भरोसे कि हाँ हमें जाना है राइट लेफ्ट, तो शायद पहुंचना मुश्किल है।
तो व्हाट वी वांट कि ऐसा क्या मटेरियल या ऐसा क्या हमारे पास होता है जिसके द्वारा कोई भी बच्चा सर्च करके उसको आगे फॉलो कर सकता है। समझी। एक छोटा सा आइडिया है, जैसे हमारे पास महेश्वरी JCKM की वी हैव अ वेबसाइट महेश्वरी यूथ के लिए, स्कॉलर्स के लिए एक वेबसाइट अलग से बनी हुई है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि जितने भी पुराने अच्छे टॉपर्स रहे हैं, अर्चित सर रहे हैं, अक्षय काबरा सर रहे हैं, दीपक करवा सर रहे हैं, उसके बाद भी कई सारे बच्चों ने एग्जाम निकाला है और सबने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं लिखी हुई है, ब्लॉग के रूप में लिखी हुई है, कोरा के रूप में लिखी हुई है या डॉक्यूमेंट की हुई है। तो उन सभी के अच्छे वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, उन सभी की जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने कहीं कहीं लिखी हुई है अपने ब्लॉग पे, उन सारी लिंक को कंपाइल करके अगर हम एक जगह उसको अटैच कर दें, एक वेब पेज पे अगर हम अटैच कर दें, तो बच्चा कहीं भी बैठ के अपने फोन से उसको एक्सेस कर सकता है। तो जैसे मैंने जब अपना ब्लॉग लिखा था तो मैंने उसके अंदर सारे बुक लिस्ट लिखा था, कहाँ से मैंने क्या रिसोर्स यूज किया है वो लिखा था। सिमिलरली पास्ट में जितने भी 7-8 साल के टॉपर्स रहे हैं हमारे समाज में भी, जो प्रेजेंटेशन अगर हम एक जगह लिंक कर दें, वो हाइपर लिंक अगर हम क्रिएट कर दें, तो हर बच्चा अपने घर बैठ के उसको एक्सेस कर सकता है और उसको रेडीली हर चीज एक जगह मिल जाएगी, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। हमें बस उनको एक लिंक बना के देनी है, एक वेबसाइट पे अटैच करके देना है। तो अगर वो कर देंगे तो उनके लिए एक रेडी रेकनर जैसा हो जाएगा। ओके मैम, जैसे अभी आप JCKM कॉलेज के बारे में बता रही थी, तो क्या थोड़ा हमें डिटेल कि वहाँ पे जाने के लिए, या वहाँ पे आप या बाल्दी जी काफी बार आप ऐसा विजिट करते हो, तो उस बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड करें कि क्या है वहाँ पे रहने का या कैसे क्या। जी, तो JCKM ट्रस्ट का एक हॉस्टल है दिल्ली में। एक्चुअली 2 हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। तो वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्विसेज में जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं के लिए स्पेसिफिक तौर पे बनाया गया है। बहुत सारे ट्रस्टी हैं, बहुत सारे अ, लोग हैं जिन्होंने उसके अंदर ट्रस्टी के रूप में वो कॉन्स्टेंटली उसको फंड कर रहे हैं, उसमें पैसे दे रहे हैं उसको सस्टेन करने के लिए। जिन लोगों के द्वारा वो हॉस्टल बना है, तैयार हुआ है। तो मैं भी उस हॉस्टल का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैंने एक मेंस वहाँ से लिखा था और 2 बार इंटरव्यू जब मैं देने गई थी दिल्ली, तो दोनों बार मैंने वहीं स्टे किया था। तो वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, अगर आप दिल्ली में रह के तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली का एक्सपोज़र चाहते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके रह सकते हैं उस हॉस्टल में। और वहाँ पे पेड बेसिस पे है, बट स्टिल मतलब वो लोग इस तरीके से भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, आप फीस नहीं भर पा रहे हैं हॉस्टल की, तो ट्रस्ट उसको भी सपोर्ट करता है, बच्चे वहाँ पे रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में भी बच्चे रहते हैं। तो वो समाज कई तरीकों से वहाँ पे हेल्प कर रहा है। जैसे मैं जब इंटरव्यू में रह रही थी, तो मेरा भी स्टे फ्री था वहाँ पे 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए जब मैं स्टे कर रही थी। तो सब्सिडाइज्ड स्टे पूरे साल के लिए भी होता है और उसके अलावा पेड बेसिस पे भी है। उसके अलावा इंटरव्यू में गाइडेंस भी मिलता है। सब जो पुराने सीनियर्स है, बाल्दी सर है, ललित महेश्वरी सर है, दरक अंकल है, तो ये लोग भी हमें गाइड करते हैं, टाइम टू टाइम सेमिनार्स करवाते हैं। तो इस तरीके से वो फैसिलिटी काफ़ी अच्छे से एक इकोसिस्टम जैसे बनाई हुई है, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, एक सेफ और एक नॉन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट देने के लिए। ओके, JCKM कॉलेज के बारे में एक्चुअली इट्स नीडेड, क्योंकि जब भी बच्चा पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है तो मदर फादर के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि बच्चों को इज इट सेफ और नॉट, वो हॉस्टल भी सेफ है या नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन, स्पेशली ऑन गर्ल्स। आज भी हम हमारे समाज में इस चीज को सेफर साइड में लेके रखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ सेफ है, एंड रियली आप सबकी वहाँ प्रेजेंस है तो डेफिनेटली हमारे बच्चे वहाँ सेफ हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन मैम आ रहा है रिपीटिवली, एस्पिरेंट सेकेंड ईयर में है तो हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल। सेकंड ईयर ऑफ व्हाट, इंजीनियरिंग या फिर बीकॉम? आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिया है, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीटिवली पूछ रहे हैं कि एक और, कि एस्पिरेंट सेकेंड ईयर ठीक है, इन नॉनदलेस। इंजीनियरिंग में है मैम, जी, इट्स जी। इन इंजीनियरिंग। ओके। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से करिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी एम्फेसाइज़ किया इस बात पे कि आप अपना एक जॉब सिक्योरिटी लेके चलिए। मैंने अपने छोटे भाई को भी यही गाइडेंस दी थी, मैं आपको भी यही चीज़ बोलूँगी कि आप अपना जॉब सिक्योरिटी लेके चलिए। आप 4th ईयर में पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका प्लेसमेंट। आप अपने कॉलेज के साथ-साथ भी तैयारी कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको बोलूँगी। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कॉलेज का फाइनल ईयर है, तो आप अपने प्लेसमेंट की भी तैयारी करिए, आप अपना प्लेसमेंट के लिए भी एग्ज़ाम दें। एक जॉब सिक्योरिटी जब आपके हाथ में होगा तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होगा। सेकंड चीज़, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो टाइम मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है कि जब आप 9-10 बजे कॉलेज जाते हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अपना न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लीजिए। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो आपका क्लासरूम होता है, क्लासरूम में आप अपना ध्यान दीजिए, इंजीनियरिंग करिए। शाम में आने के बाद जब आपको 5 बजे नॉर्मली कॉलेजेस खत्म हो जाते हैं, तो 5 बजे आप जब घर आएँगे, तो आपके पास शाम में फिर 5-6 घंटे का समय होता है,
उसमें आप अपनी एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक से शुरू कर सकते हैं। आप अगर अपने दिन का 5 से 6 घंटा भी व्यवस्थित पूरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर दे देंगे इस एग्जाम को, कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएगी सिलेक्ट होने से। लेकिन बस वो सिंसियरिटी देनी पड़ेगी। वीकेंड आपके पास होगा, सैटरडे संडे कॉलेजेस ऑफ होते हैं, सैटरडे संडे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं पढ़ाई में। बट अगेन ऑल सेड एंड डन, अपना कॉलेज मिस आउट मत करिएगा। कॉलेज इंसान जिंदगी में 1 या 2 बार ही करता है मैक्सिमम, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक एग्जाम के लिए आप अपना कॉलेज सैक्रिफाइस कर दिया और एकदम किताबी कीड़ा बन गए, वो मत करिएगा। एंजॉय योर कॉलेज, अपने आप को ग्रो करिए, पार्टिसिपेट करिए चीज़ों में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करिए, स्पोर्ट्स करिए, म्यूजिक में घुसिए, दोस्त बनाइए। एक जब आप ओवरऑल ग्रोन पर्सनालिटी की तरह बाहर निकलेंगे ना, तो आपको दुनिया में लड़ना इजी लगेगा, क्योंकि लोनली बन के मत निकलिएगा। कॉलेज को एंजॉय करिए, बहुत अच्छे से ग्रूम करिए। जितना ग्रूम आप होके निकलेंगे कॉलेज से बाहर, उतना ही ग्रूम्ड पर्सनालिटी आप एज एन ऑफिसर भी बनाएंगे। तो दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। एज एन ऑफिसर वी डोंट ओनली डू सिविल वर्क और फाइल वर्क, और वी आर नॉट बोरिंग पीपल। We have a lot of things to do, we have a lot of socialization to do also. तो जितना ज्यादा आप ग्रूम्ड पर्सनालिटी है, उतना ही आपको मजा आएगा, उतना ही डायनामिक आप बनेंगे आगे फ्यूचर में। तो पहले आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने पे फोकस करिए, अपने कॉलेज पे फोकस करिए, और उसके साथ साथ जो समय बचता है उसमें तैयारी करिए। और फिर जैसे ही आपका फाइनल ईयर हो जाता है, तो आप फुल फ्लेजेड 1 साल सब बंद करके तैयारी करिए। फिर उस 1 साल कोई सोशलाइजेशन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, आराम से बैठ के अपना पढ़ाई करिए। वो 1 साल जरूरी है, लेकिन उसके पहले अपना कॉलेज, अपना स्कूल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। राधिका जी, अभी इतना इजी से आप बता रहे हो, बल्कि आई थिंक बच्चों की इमेज तो ये है कि अगर यूपीएससी की स्टडी करनी है मतलब हमें सब कुछ भूल जाना है, लाइक घर, फैमिली, एवरीथिंग भूल के बस 3-4 साल सब कुछ देना है। पर द वे यू टेल, रियली इट्स अ वेरी ग्राउंड टूवर्ड्स के बहुत अच्छे से अपनी लाइफ भी जियो, अच्छे से स्टडी करो, 2 years आप फोकस करो और उसमें अपना 100% दो। इट्स रियली वेरी गुड। राधिका जी, क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज द राधिका शेड्यूल ऑन ए डेली बेसिस, एनी टिप्स और ट्रिक्स, और साथ में जो आपने मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यूज की बिकॉज इंटरव्यू क्या होता है कि मेन प्रीलिम्स तक भी पहुंच जाते हैं, पर इंटरव्यू का जो सेक्टर होता है उसमें हमें पता ही नहीं होता है कि अंदर जाके क्या होने वाला है। तो एवरीवन इज लाइक कि वहां पर हमें जाते वक्त बहुत हेजिटेशन होता है, डर लगता है। तो आपने ये जो अपनी जर्नी क्लियर की, वहां पे कैसे आपने किया, कैसी ट्रिक अपनाई या क्या स्ट्रेटेजी ली? एवरीवन वांट टू नो। जी, तो मेजॉरिटी ऑफ जो प्रिपरेशन होती है एक एस्पिरेंट की, वो प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से ही होती है। क्योंकि आप अगर आप एग्जाम का फंडा समझेंगे, तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम, उसके मार्क्स फाइनली जुड़ते नहीं है। वो सिर्फ आपका एक बैरियर है, थ्रेशोल्ड है कि आपने पास कर लिया तो आप मेंस लिख सकते हैं, नहीं पास किया तो आप फिर से प्रीलिम्स लिखेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में जुड़ते नहीं है। तो मेजॉरिटी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक एस्पिरेंट के हाथ में होता है, वो होता है मेंस एग्जाम, उसके मार्क्स। तो मेंस में जितना भी जो 1700 मार्क्स का मेंस होता है, वही हमारे लिए प्राइम फूडर है। इंटरव्यू होता है कुछ 200 से 275 मार्क्स का। तो इंटरव्यू आपके हाथ में कुछ हद तक ही, कुछ हद तक नहीं है। लेकिन जो मैं समझती हूँ वो ये है कि आपको इस 1775 मार्क्स के लिए ज्यादा तैयारी करनी है, रादर देन दैट 275 मार्क्स। तो आपका मेजर फंडा, जो मेजर फोकस होना चाहिए पूरे 1.5 साल की जर्नी में, वो होना चाहिए कि मैं मेंस में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला पाऊँ। जब आप मेंस के लिए रेडी हो जाएंगे, जब आप मेंस की तैयारी बहुत सॉलिड कर लेंगे, तो आपका इंटरव्यू ऑलरेडी एक इजी गोइंग प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू लोगों ने बहुत हाइप बनाया हुआ है, अनफॉर्चुनेटली अगेन बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन चैनल्स। इतना हाइप्ड इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है। मुझसे भी मेरे इंटरव्यू में सिर्फ मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सवाल पूछा गया था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था, मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था। तो इतना इजी गोइंग इंटरव्यू होता है। वो सिर्फ आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना मैच्योर है। वो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बट बस वो आपको जज करना चाहते हैं आपकी क्वालिटीज के ऊपर। तो इंटरव्यू में कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है, सिर्फ पर्सनालिटी होती है जो वो जज करते हैं। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है, पहली चीज तो ये। और इंटरव्यू की तैयारी आपकी प्रिपरेशन के साथ साइड बाय साइड हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से तैयारी स्टार्टिंग में नहीं करनी होती। आपको मेंस के बाद सफिशिएंट 6 महीने का समय मिलता है, जिसमें हर आदमी उसी समय में इंटरव्यू की तैयारी करता है। तो वो चीज तब हो जाती है। बट मेजर वही जो मैं पर्सनालिटी की आपसे बात कर रही थी ना, वो ओवर द ईयर ग्रो करती है कि आप ओवर द ईयर कैसे अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं। वो आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं जाके। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो बनना है यहाँ पे। क्योंकि हम जनरलिस्ट है एट द एंड ऑफ द डे, हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है। तो जैक ऑफ ऑल बनना है, हर चीज करनी है, और हर चीज अच्छे से सफिशिएंट अच्छे तरीके से करनी है। तो दैट इज द आइडिया। बट मेंस के लिए सिंपल जो शेड्यूल बच्चे पूछ रहे थे,
तो जैसा मैंने बताया कि मैंने जब तक मैं अपनी प्राइवेट जॉब में थी तब तक मैं अपनी जॉब कर रही थी। उसके बाद जब मैंने 1 साल छोड़ के डिसाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगी, तो मैं अपने भाई के साथ स्टे कर रही थी। तो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ इंटरनेट का एक्सेस था। फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे साथ था। तो मेरा ओनली सोशलाइजेशन दिन भर, जब मैं बोर हो जाती थी तो बाहर आके अपने छोटे भाई के साथ मूवी देख लिया, मस्ती कर लिया, थोड़ा घूम लिया। तो दिस यूज्ड टू बी माय शेड्यूल। आप अपने दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद हटा दीजिए, 2 घंटे का आपका जो डेली का फ्री पीरियड है वो हटा दीजिए। दैट इज फॉर यू, आपके लिए है वो 2 घंटे। आप लोगों से मिलिए, अपने घर वालों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए। वो एक टाइम आपका होना चाहिए। और उसके अलावा आप करीब-करीब 8 से 10 घंटे भी दिन में पढ़ते हैं, तो वो मोर देन इनफ है। 1 घंटा 1 साल अगर 8 से 10 घंटे आपने पढ़ लिया, तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हैं। बट बस वो कंसिस्टेंसी चाहिए। राधिका जी, एक क्वेश्चन है कि इतनी कम एज में आपने इतना कुछ अचीवमेंट पा लिया है, एंड रियली तो व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स नाउ, व्हाट इज नेक्स्ट यू लुक फॉरवर्ड टू? नेक्स्ट आई लुक फॉरवर्ड टू इज लर्निंग। तो मतलब अभी तो जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी मुझे सीखनी है। फील्ड में आने के बाद कॉन्स्टेंटली आप हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो मेरा सिंपल सा गोल यही है कि मैं जितना सीख सकती हूँ आगे, जितना काम कर सकती हूँ, जितना डिलीवर कर सकती हूँ, वो सीखूँगी, वो करूँगी। अभी फ़िलहाल तेलुगु सीख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वही भाषा बोली जाती है, तो वही सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर है, ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कुछ-कुछ आइडियाज़ हैं जो अगले 2-3 सालों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो सिंपल प्लान है। जो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क करूँगी, और जो छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट करूँगी। नथिंग बिग। रियली राधिका जी, क्वेश्चंस तो नहीं खत्म होने वाले हैं, बट हमारा टाइम जरूर हो रहा है। एंड सीरियसली राधिका जी, आपसे इतनी देर बात करके आई फील कि जो हमारे पास चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, ऑल आर फील लाइक वेरी कंफर्टेबल कि बहुत इजी वे में आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। कैसे आपने लाइफ जर्नी की, क्या आपने सब्जेक्ट्स लिए, किस तरह से आपने ट्रेनिंग की, मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू के बीच में आपने किस तरह से गैप रखा, क्या स्ट्रेटेजी बनाई, एंड एनी मैसेज यू वांट टू गिव कि हमारे समाज में हमारे बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं या जो फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, उनको क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सिंपल सा मैसेज है जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। मैं उसी को एक फुल सर्कल बनाने की अब कोशिश करूँगी कि ड्रीम बिग। पहली चीज़ तो ये आप ध्यान रखिए, ये सारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए है कि थोड़े से बड़े सपने देखिए, छोटे सपने नहीं देखना और सस्ते सपने बिल्कुल नहीं देखना है। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव इन लाइफ। तो पहली चीज़ तो सपने बड़े देखिए, और उस सपने बड़े जब आप देखते हैं तो उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़िए। जितना बड़ा लड़ाई लड़ सकते हैं, जितना एफर्ट मार सकते हैं, उतना शिद्दत से एफर्ट मारिए। और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को क्लोज़ रखिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि जो टीनेज होती है उसमें अपनी फैमिली से दूर होने लगते हैं, अपनी फैमिली को साइड करने लगते हैं। वो गलती मत करिए, आपकी फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आप सही करेंगे, गलत करेंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो उनको कॉन्फिडेंस में रखिए और उनके सपोर्ट के साथ ऐसी चीज़ें करिए जिनसे सिर्फ आप प्राउड नहीं फील करेंगे, वो भी प्राउड फील करेंगे। तो यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ठीक है? बट थोड़ा अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव लेंगे तो 50 करियर है, 60 करियर है, 100 करियर है जो आप ड्रीम कर सकते हैं अपने लिए, जो आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो उनके बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी से, आप क्या चाहते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 10 इयर्स डाउन द लाइन, और उसके लिए फाइट मारिए। और जितना अपने आप को ग्रो कर सकते हो, उतना अपने आप को ग्रो करिए। देयर इज़ नो लिमिट, लिटरली स्काई इज़ द लिमिट जो आप अचीव कर सकते हैं। तो विद दैट माय बेस्ट विशेस, एंड वी हैव वेरी गुड पीपल इन आवर कम्युनिटी जो रेडी है हेल्प करने के लिए, जो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं आपको गाइड करने के लिए। उनको रीच आउट करें, घबराइए मत। अभी आप जैसे काफ़ी सारे लोगों से आज मिले भी हैं स्क्रीन पे। यस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आप हर तीसरे हफ्ते मिलेंगे, और नॉट जस्ट यूपीएससी, आप किसी भी चीज़ का गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमेशा रीच आउट कर सकते हैं उनको। और आई एम श्योर जो हमारे पास इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, दे विल बी रेडी टू गाइड यू, दे विल बी रेडी टू सपोर्ट यू। बट रीच आउट, ड्रीम बिग, do big, and like put in big efforts that will make you reach anywhere you want to reach in life, simply. मैम, मिस एन आईएएस के इस फर्स्ट वेबिनार की फर्स्ट जर्नी में एक्चुअली द वे यू प्रेजेंट, एक्चुअली ऑल आर वेरी हैप्पी मैम, रियली बहुत खुश है द वे आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया। सो थैंक यू सो मच मैम। उसके साथ पे एक चीज और बस मैम आप बता दीजिए कि ये जो यूपीएससी है वो हमें ऑफलाइन की इसकी ट्यूशन क्लास लेनी चाहिए या ऑनलाइन? नहीं, ऐसा कोई फंडामेंटल रूल नहीं है ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपके कंफर्ट के ऊपर है।
आजकल तो क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो पहले जैसे लोगों को लगता था 10 साल पहले, 5 साल पहले कि दिल्ली जाएंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली कभी नहीं गई, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने दिल्ली गई थी। मैंने अपनी पूरी तैयारी अपने घर से की है। तो आराम से आप अपने घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग आप ले सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे बैठ के अपने कंफर्टेबल टाइम पे वो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी शहर में रह रहे हैं, आप इंदौर में हैं या आप जोधपुर में हैं, आप जयपुर में हैं, कोचिंग अवेलेबल है ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन ले लीजिए। लेकिन अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप आराम से अपने घर पे अपने रूम में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई बैरियर नहीं है। सेम क्वालिटी एजुकेशन आपको भी अपने घर बैठ के मिल जाएगा, कम फीस में मिलेगा। ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो 1.5 लाख फीस है, ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तो शायद 70,000 में काम हो जाएगा। राइट राइट। तो इकोनॉमिकली बनिया बुद्धि लगाएंगे तो उसमें भी फायदा ही है। प्लस मारवाड़ी। मारवाड़ी बुद्धि, प्लस घर में रहते तो घर का कंफर्ट बहुत होता है, आपके कपड़ों की टेंशन नहीं है, खाने की टेंशन नहीं है, आपकी नींद, आपकी फैमिली आपके पास में है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा बोझ हट जाता है और उसके बाद आप आराम से बैठ के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली घर के कंफर्ट जोन में पढ़ी थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो बट पर्सनल चॉइस है। बट अगेन, जो एक मिथ होता है कि मैं अगर दिल्ली नहीं गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सही नहीं है। आप जा सकते हैं, आप जाइए, आपका मन है आप जाइए। पर फैसिलिटीज सबने दिल्ली में भी बना के रखी है, लेकिन वो एक रूल नहीं है, वो एक ऑप्शन है। उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करिए और आप अपना देखिए कि आपका कंफर्ट जोन कहाँ लाई करता है, आपकी क्या इच्छा है, उस इच्छा पे जाइए, उस इंट्यूशन पे जाइए, जहाँ भी बैठे वहां से भी तैयारी हो सकती है। रियली रूल एंड ऑप्शंस, प्लीज हमारे साथ जुड़े जो फेसबुक और उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत अच्छे से राधिका जी ने बताया कि जाना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। रियली थैंक यू मैम। उसी के साथ में मैं किशन अंकल जी को चाहूंगी कि एक बार वो हमारे बीच में वापस आए और प्लीज 2 शब्दों से हमारे राधिका जी ने जो आज का वेबिनार हमारा इतनी सफलतापूर्वक पूर्ण किया है उस बारे में बोले। पुनः एक बार आप सभी को सस्नेह जय श्री कृष्ण। मित्रों, पिछले 7 वर्षों में मिशन माहेश्वरी IAS 100 के माध्यम से समाज के युवाओं के लिए UPSC का ये जो सपना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें हमारे राधिका बिटिया जैसे करीबन 27 युवाओं ने IAS, IPS, IRS बनकर इस सपने को अपनी मुकाम तक पहुंचाने का एक हमारा जो प्रयास है उसको सपोर्ट किया है। आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन हमारे साथ आए हैं यशदी बाहिती साहब, जो मध्य राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के सेक्रेटरी हैं और जिन्होंने सबसे पहले अजमेर के अंदर ये प्रोग्राम मुझसे रखवाया था, जिसमें बाल्दी साहब और मैं वहां पर गए थे। तो अब ये प्रयास कंटिन्यू चलता रहेगा। समाज के सभी बंधुओं का, सभी युवाओं का, सभी माताओं बहनों का सहयोग इसमें बहुत आवश्यक है। जैसे कि राधिका जी ने बताया, सबसे पहले हम हमारा प्लान बी रेडी रखें। आप जो भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जो भी बनना चाहते हैं, सबसे पहले वो बने और उसके बाद उसके अंतिम वर्ष से या वो होने के बाद इमीडिएटली आप UPSC के तरफ जरूर पधारें। समाज सारी व्यवस्थाओं के साथ आपके लिए खड़ा है। आर्थिक व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था है, सारे IAS, IPS ऑफिसर आपको मार्गदर्शन करने के लिए रेडी हैं। और मेरे जैसे कार्यकर्ता, जिसमें मैं हूँ, प्रज्ञा है, हमारी श्वेता है, कृष्ण कुमार जी भट्टर हैं, महेश जी गट्टानी हैं, उसके बाद महासभा के सभापति, वर्तमान सभापति श्याम जी सोनी, जो नूतन सभापति आने वाले हैं संदीप जी काबला, ये सारी की सारी टीम, आदरणीय रामपाल जी सोनी साहब, उसके बाद हमारे JCKM के नंद किशोर जी करवाल साहब, और जो JCKM के ज्वाइंट सेक्रेटरी तो सब में नीलेश भैया के नाम से बड़े फेमस हैं। तो ये सब लोग आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। बस जरूरत है आपने एक कदम आगे बढ़ाने की। तो मित्रों, हर महीने के तीसरे रविवार को सवेरे ठीक 10 बजे हम
मिशन माहेश्वरी IAS 100 के अंतर्गत यह सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार सीरीज चालू रखेंगे। इसका पहला पुष्प आज उठा हमारी बिटिया राधिका बाहेती गुप्ता ने। मैं कल एक जने का मुझे मैसेज आया था कि गुप्ता बोलने के बाद अग्रवाल होने का कुछ ऐसे लग रहा है, तो मैंने उनको बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर बनिया को गुप्ता कहते हैं, फिर वो चाहे माहेश्वरी हो, अग्रवाल हो या और कोई हो। तो एक्चुअली हमारी राधिका बाहेती है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीति रिवाजों के अनुसार गुप्ता ये सरनेम लिखा गया है। तो मैं राधिका बाहेती का, उसके बाद आज के लिए प्रोग्राम की सुंदर एंकरिंग करने के लिए हमारी बिटिया श्वेता जाजू का, और इसको टेक्निकल सपोर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से देने के लिए प्रज्ञा माहेश्वरी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी, दारक अंकल को, श्वेता जी को, प्रज्ञा जी को, और यहाँ जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, सीनियर्स ने, सभी को मेरा सादर नमन और धन्यवाद। थैंक यू। ये सेमिनार एंड करो श्वेता।